So hi guys and welcome back to another video of Bank Time. I welcome you all and मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले और उसके बाद में डिस्कस करेंगे हम क्या करने वाले हैं। सो बेसिकली मैं एक्स एल आई सी डी ओ बोल सकते हैं। मैंने हाल फिलहाल ही थोड़े टाइम पहले ही रिज़ाइन करा है एल आई सी डी ओ से और अभी रिसेंटली मैं प्रेजेंट में मैं एस बी आई में वर्क कर रहा हूँ। ठीक है। और पोस्टिंग मेरी गुजरात के अंदर है अभी। ठीक है। सो ये मेरे बारे में इंट्रोडक्शन था और अब स्टार्ट करते हैं अपना नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि नोटिफिकेशन है एन आई सी एल ए ओ का, नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत सिमिलर है ये किससे, जो अपना एल आई सी का डी ओ का एग्ज़ाम आया था उससे थोड़ा बहुत सिमिलर है। अब इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, कौन कौन सा स्ट्रीम है, कौन सी डेट को क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे अपन। नोटिफिकेशन मैंने खोल लिया आपके सामने, 36 पेजेस का नोटिफिकेशन है यार। ठीक है। तो अपन इस चीज़ में सिर्फ वो बातें करने वाले हैं, वो चीज़ों पे, उन चीज़ों पे सिर्फ फोकस करने वाले हैं जो हमारे काम की है। ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ नोटिफिकेशन को। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख ही गया ये एन आई सी एल का जो वो है लोगो। 2 जनवरी को जो इसका फॉर्म फिलिंग था वो स्टार्ट हो गया था। 22 जनवरी तक आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड बोथ डेज इंक्लूसिव, मतलब 22 जनवरी तक लास्ट डेट आपकी रहेगी 12 बजे तक। ठीक है। एग्ज़ाम कब होगा ये बाद में नोटिफाई करा जाएगा। फेज़ सेकंड या जो भी है वो भी अपन देखते हैं। वैकेंसीज़ किस हिसाब से आई हुई हैं ये देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अपन देखेंगे तो डॉक्टर्स के लिए 28 वैकेंसीज़ हैं, लीगल में 20 वैकेंसीज़ हैं, फाइनेंस में 30 वैकेंसीज़ हैं, एक्चुरियल में 2 वैकेंसीज़ हैं। फाइनेंस के लिए क्या रहेगा वो देखते हैं एक बार। आईटी के लिए 20 वैकेंसीज़ हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए 20 वैकेंसी है और राजभाषा के लिए 22 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जर्नलिस्ट हमें किस में अप्लाई करना है, हम कैसे जो जिन्होंने आपकी, जिनके पास में अभी कोई जॉब नहीं है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या है। तो जर्नलिस्ट के लिए यहाँ पे 130 पोस्ट जो हैं वो दी गई हैं और 2 जो हैं वो बैकलॉग्स की जो एस टी कैटेगरी में इंक्लूड कर दी गई हैं। ठीक है। और यहाँ पे यू आर कैटेगरी में दे दिया गया है 68, ओ बी सी में 24, एस सी एस टी ई डब्ल्यू एस ये सब सबका दे रखा है और पी डब्ल्यू डी कैटेगरी का यहाँ पे दे रखा है। ठीक है। अब ये वैकेंसीज़ अपनों को जर्नलिस्ट की पता चलती है कि जर्नलिस्ट की 130 वैकेंसीज़ हैं। बाकी ये सारा जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए यहाँ पे अपनों को वैकेंसीज़ दे रखी हैं। ठीक है। ओबीसी का आपको पता है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। मैं एक बार वापस से बता देता हूँ। ओबीसी में अगर आप हैं तो उसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में रहता है। क्रीमी लेयर मतलब आपको ओबीसी में कंसीडर नहीं करा जाएगा। नॉन क्रीमी लेयर्स में ही आपको ओबीसी में कंसीडर करा जाता है। इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, जो कि 7 लाख रुपए से कम इनकम वगैरह कुछ फैक्टर्स होते हैं, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। काफ़ी लंबी बातचीत है वो। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो इन केस ऑफ द डिसिप्लिनरी एप्लीकेशंस सिटीजन ऑफ इंडिया, तिब्बतियन, ये वो सर्विस कंडीशन प्रोविशन। अब यहाँ पे दे रखा है द मिनिमम स्टे एट द इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी 5 ईयर्स। 5 ईयर्स तक आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा। ठीक है। एंड कैंडिडेट सेलेक्टेड एज स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स में बी रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू इन द सेम स्पेशल फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी। और जो प्रोफेशनली जो अपन ने देखा था, जो डॉक्टर्स थे, आईटी थे, उनमें 10 साल तक आपको सेम जगह पे रहना पड़ सकता है। तो इसमें इतना वो वाला ट्रांसफर वाली पॉलिसी नहीं है कि आपको फटाफट से इधर उधर कर देंगे। ठीक है ना। और प्रोबेशन का जो देखा जा रहा है वो प्रोबेशन का जो है मैक्स मे बी एक्सटेंडेड ट्वाइस बाय द फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अभी 6 मंथ्स के लिए है और स्ट्रेच अप टू 1 ईयर ये हो सकता है। ओके, एज पर द कंपनी रूल्स। और ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड द ऑफिसर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू पास ऑन द नॉन लाइसेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय, ये भी आपको एग्ज़ाम प्रोबेशन पीरियड में पास करना होगा। और ये एग्ज़ाम पास करने के बाद में ही आपका कंफर्मेशन जो है वो होगा। और अगर फेल कर जाते हो आप, तो आपको जो प्रोबेशन पीरियड है वो आपका एक्सटेंड कर दिया जाएगा। विल बी रेंडर्ड द ऑफिसर लायबल टू द टर्मिनेटेड फ्रॉम द सर्विस ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड सो स्पेसिफाइड। ठीक है। द कंपनीज रिजर्व द राइट टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ द कैंडिडेट फॉर एन अनसुटेबल एंड टाइम ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड और द एक्सटेंडेड प्रोबेशन पीरियड विदाउट एनी नोटिस। ठीक है। तो एक एग्ज़ाम है लाइसेंसिएट एग्जामिनेशन, को ज़्यादा हार्ड नहीं होता, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और
बॉन्ड क्या रहेगा आपका, मिनिमम पीरियड ऑफ 4 years इंक्लूडिंग द प्रोबेशन पीरियड, और 1 year की ग्रॉस सैलरी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। 1 year की ग्रॉस सैलरी बहुत हो जाती है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसकी ग्रॉस सैलरी कितनी बैठेगी। जस्ट सपोज आप मान के चलो कि ग्रॉस सैलरी अगर आपकी 80,000 भी आ रही है, ठीक है, तो 80,000 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 12 से, तो 9,60,000 रुपये आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है। तो बॉन्ड बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप मतलब नहीं सोच सकते, ठीक है। तो कैंडिडेट फ्रॉम द प्रोबेशन वगैरह सर्विस बाय द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड ग्रॉस सैलरी liable to gross salary received by them during their entire service in addition to towards, ठीक है। Candidates resigning from the company during the probation period and candidates whose services are terminated by the company during the probation period shall be liable to the gross salary received by them during their entire service in the company in addition to the, ठीक है। अगर आप प्रोबेशन पीरियड के अंदर टू रिटेन, ठीक है, अगर आप प्रोबेशन पीरियड के अंदर छोड़ते हैं तो आपको जितनी सैलरी मिली है टोटल सैलरी वो आपको देनी है, और प्लस 25,000 जो है आपको एक्स्ट्रा रुपीज़ देने हैं यहाँ पे। तो बॉन्ड अमाउंट वाला ये इंश्योरेंस के अंदर है ना, रहता ही है। जैसे अभी LIC के अंदर भी क्या था कि बॉन्ड अमाउंट 3 लाख रुपए की थी, ऊपर से GST और था, तो 3,54,000 रुपीज़ जो था वो बॉन्ड अमाउंट था, मैंने भी पे करा है। उसके अंदर सर्टेन कंडीशन, स्पेसिफाइड कंडीशंस नहीं थी, क्योंकि मेरा जो रिज़ल्ट था वो पहले ही आ चुका था। मतलब मैंने पेपर वगैरह तो पहले ही दे रखे थे, रिज़ल्ट जो आया था मेरा ज्वाइन करने के बाद में आया था। तो उसमें क्या कहते हैं, मैं हो सकता था, मैं लड़ भी सकता था, जो भी कर सकता था, बट मैंने नहीं करा। 3,54,000 रुपये मुझे पे करने पड़े बॉन्ड अमाउंट के। उसके बारे में भी कभी बात करेंगे कि कैसी रही LIC की ट्रेनिंग, क्या था, जो भी था। बेसिक पे जो रहेगी आपकी वो 51,000, यार 50,925 बहुत ज़्यादा बेसिक पे होती है, ठीक है। और मे बी द टोटल अमाउंट विल बी 55,000 आपकी सैलरी रहेगी मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में। और जो आपका अदर बेनिफिट्स एज पेंशन, एज न्यू पेंशन स्कीम आपके लागू होगी, ग्रेचुइटी मिलेगा, LTS मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, ग्रुप आपका पर्सनल एक्सीडेंट कवर होगा, ये सारी चीज़ें मिलेगी। बट 85,000 सैलरी बहुत होती है यार, ठीक है। तो 85,000 के आप हिसाब से 1 साल की सैलरी देखते हो ना, तो 96 और 10 लाख और 20,000 रुपये आपके बनते हैं, ठीक है। तो इतना बॉन्ड अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्टली दे रखा है, ये देखो, in the event of their resigning from the company before the expiry of the bond period, they will be liable to pay liquidated damages equivalent to 1 year's gross salary paid to them during the year of probation, which could be proportionately reduced depending on the length of the service rendered, paid to them during the year of the probation, which could be proportionally reduced डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द सर्विस रेंडर्ड, ठीक है। इसको ये भी बोल सकते हैं कि हाँ ये रिड्यूस भी हो सकती है, बट आपने जितना, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जितना आपने काम किया है ना, मेरे हिसाब से यही है इसका, आपने जितना वर्क किया, जितने भी मंथ्स आपने काम करे हैं, उतनी जितनी आपको ग्रॉस सैलरी मिली है वो आपको देनी पड़ेगी। जस्ट सपोज आपने 7 महीने, 4 महीने काम करा है, तो 4 महीने की आपको ग्रॉस सैलरी जो है वो देनी पड़ेगी, बट 4 महीने के अंदर 25,000 रुपये एक्स्ट्रा भी देने पड़ेंगे, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड मिनिमम 6 मंथ्स का है। तो अगर आपने 6 महीने काम करा है और 6 महीने के हिसाब से 85,000 की अगर अपन सैलरी देखते हैं, तो यहाँ पे 6 48 एंड 6 30 5,10,000 रुपीज़ जो बनते हैं आपके, 5,10,000 रुपीज़ वो आपको पे करने पड़ेंगे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। जो आपकी पूरी की पूरी जो सैलरी होती है वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में आपको दे रखा है, डॉक्टर्स के लिए MBBS, ये जो भी दे रखा है, लीगल के लिए रखा है, मैं जर्नलिस्ट पे ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है। एक्चुअल के दे रखा है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स हैं, और फाइनेंस में देख लेते हैं चार्टेड अकाउंटेंट, और ये जो BCom MCom है, इनके लिए दे रखा है रिकॉग्नाइज, BCom वाले कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल के लिए दे रखा है, मास्टर इन मैथमेटिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए दे रखा है, और IT के लिए अपने पास में वैकेंसीज़ कितनी है, IT के लिए अपने पास में 20 ही वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको फाइनेंस का, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स का, जर्नलिस्ट के लिए ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट,
बट एट लीस्ट 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। हिंदी राजभाषा के लिए आपको दे रखा है मास्टर ऑफ डिग्री वगैरह ये वो। और यहाँ पे आपको द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज और आई विल बी इग्नोर्ड दैट इज विल बी ट्रीट एज, तो राउंड ऑफ थोड़ा करके कर लिया जाएगा। अगर किसी की ग्रेजुएशन में 59.99% है तो वो 60% की तरह ट्रीट करा जाएगा। अब एज की बात कर लेते हैं। तो एज जो कंसिडर करी जाएगी वो 1/12/2023 में कंसिडर करी जाएगी। यहाँ पे मिनिमम 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर्स 1/12/2023 के अकॉर्डिंग आपको देखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो कैंडिडेट जो है वो 2/12/1993 से अर्लियर बॉर्न नहीं होना चाहिए एंड 1/12/2002 से बाद में बॉर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम एज इनके हिसाब से 21 यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे अगर उससे पहले बॉर्न होता है तो वो 30 ईयर्स को क्रॉस कर जाएगा। रिलैक्सेशंस भी हैं। SC ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का, PWD जो कैटेगरीज हैं डिसेबिलिटीज़ के लिए वो उनका 10 साल का, एक्स सर्विसमैन वुमेंस वगैरह जो हैं उनके लिए 9 साल का है, विडोज़ हैं, डाइवोर्स्ड वुमेंस है जो भी हैं। डिफेंस वालों के लिए 3 साल का है, डिसेबल्ड पर्सनल डिसेबल्ड ऑपरेशंस के लिए। और कंफर्म्ड एम्प्लॉयज़ जो हैं पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ में, GIC में है या फिर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी में है, उनके लिए 8 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। और अंडर मोर देन वगैरह विल बी अवेलेबल ऑन कम्युनिटी बेसिस, ठीक है, ओके। नॉट फॉर एक्स सर्विसमैन, डेफिनेशंस बताए रखी हैं इसमें, ये अपने कोई काम की नहीं है। डिसेबिलिटीज़ के लिए एक यहाँ पे गाइडलाइंस दे रखी है, PWD कैंडिडेट्स के लिए दे रखी है, इकोनॉमिक EWS के लिए यहाँ पे देखो दे रखा है आपको। आपकी जो ग्रॉस इनकम है, पर्सन हु आर नॉट कवर्ड अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ रिजर्वेशन फॉर द, अगर वो नहीं आते तो EWS में क्या है कि आपकी इनकम 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और ये इसमें सैलरी भी आ जाएगी, एग्रीकल्चर भी आ जाएगा, बिजनेस प्रोफेशन सब आपका मिला के आ जाएगा 31/3/2023 तक का, ठीक है। और ठीक है, ऑल्सो पर्सन उस फैमिलीज ओन और पोजेसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स शैल बी एक्सक्लूडेड। अगर आपके पास में 5 एकड़ से ज़्यादा लैंड है या 5 एकड़ है तो आप नहीं आएंगे। अगर आपके पास में रेजिडेंशियल फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट का तो नहीं आएंगे, प्लॉट है 100 स्क्वायर यार्ड का तो नहीं आएंगे। और अगर नोटिफाइड म्यूनसिपलिटीज़ में है या फिर अदर देन नोटिफाइड म्यूनसिपलिटीज़ में 200 यार्ड का है तो भी नहीं आएंगे। द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय फैमिली इन डिफरेंट लोकेशन प्लेसेस वुड बी क्लब्ड वाइल अप्लाइंग फॉर द लैंड प्रॉपर्टी EWS स्टेटस, ठीक है। तो ये सब EWS का थोड़ा सा गाइडलाइन था। और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, अब ये सबसे मेन है, ठीक है। तो अभी देखो अपन ने क्या क्या बातें जो इम्पोर्टेंट थी वो कर ली हैं, वो मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। या फिर लास्ट में चलो समराइज़ कर लेंगे, ठीक है। अपन ने मार्कअप तो कर ही रखा है। हाँ, तो अपना प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, अपना मेंस एग्जामिनेशन होगा और इसके अंदर यहाँ पे फेज़ 1 एप्लीकेबल फॉर ऑल डिसिप्लिन एक्सेप्ट फॉर हिंदी ऑफिसर्स। हिंदी ऑफिसर्स के लिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे अपने पास में इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, रीजनिंग आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। सेम जो बैंकिंग पैटर्न रहता है सेम पैटर्न ही है। 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चंस, ओके। एंड 20 रहेंगे अपने पास में। टोटल एग्रीगेट 100 का है। अब यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन होगा एप्लीकेबल फॉर ये हिंदी ऑफिसर्स के लिए कुछ अलग ही इनका बनाया हुआ होगा तो वो देख लेंगे बाद में। अब यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन के लिए वापस ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही है, 3 आवर्स का है, 5 सेक्शंस हैं, जनरलिस्ट के लिए है, स्पेशलिस्ट के लिए रिस्पेक्टिवली फॉर 250 मार्क्स, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या है, इसके अंदर अपनों को रीजनिंग मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सारों में 50-50-50 क्वेश्चंस हैं, सारों की वेटेज 50-50-50 मार्क्स हैं। एंड यहाँ पे आपको जो टाइम मिलेगा वो कंप्यूटर में 30 मिनट्स मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस में 30, बाकी सब में 40 मिनट्स हैं। तो 40 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पे हैं। और स्पेशलिस्ट्स के लिए दे रखा है जो IT के थे, डॉक्टर्स के थे, लीगल के थे, इन सब के लिए दे रखा है कि रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयर्स, कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव एंड स्पेशल स्ट्रीम एंड एडिशनल टेस्ट टू एक्सेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज। ऐसे कैसे पता चलेगा कि उनका क्या प्रोफेशनली वो किस तरीके से अच्छे हैं या नहीं है, वो चीज़ भी देखनी होती है। सो यहाँ पे उनके पास में 50-50 क्वेश्चंस के यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात कर लेते हैं अपन। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्या रहेगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ओके, टेक्निकल नॉलेज एंड स्पेशल स्ट्रीम,
अब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आई थिंक यहाँ पे स्पेशलिस्ट के लिए ही है। द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 30 मिनट्स का रहेगा एंड इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव विल बी इंग्लिश एंड विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। ठीक है, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड। इसमें फर्स्ट कैटेगरी और अच्छा ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट था ये और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी रहेगा। ओके, आपको 30 मिनट्स का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा और जिसके अंदर आपको ऐसे 10 मार्क्स का मिलेगा और कॉम्प्रहेंशन मिलेगा आपको 10 मार्क्स का और 10 मार्क्स का प्रेसिस मिलेगा। ठीक है, विल बी इंग्लिश एंड ठीक है। कैंडिडेट विल बी ऑब्टेन मिनिमम स्कोर ऑन ई सेक्शन द डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द वेरियस कट ऑफ। द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड द मार्क्स ऑब्टेन विल नॉट बी काउंटेड। तो इसके मार्क्स जो वो काउंट नहीं होंगे, जैसे पीओ के एग्जाम्स होते हैं अपने, उसी तरीके से है। यहाँ पे पेनल्टी दे रखी है रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपका कितना है, तो 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड। 1/4 डिडक्शन जो होगा मार्क्स का वो ही होगा। इसमें यार 50 क्वेश्चंस दे रखे हैं और 50 मार्क्स का है, ठीक है ना, तो हर क्वेश्चन 1 मार्क का हो गया, तो 0.25 1/4 0.25 आपका मार्क्स डिडक्ट होगा, 1 मार्क्स अगर आप गेन करते हो तो। ठीक है, ये एट देयर ओन एक्सपेंसेस। पार्ट बी क्या रहेगा, ये सिर्फ हिंदी ऑफिसर्स के लिए है। यहाँ पे रीजनिंग रहेगा, एक ही पेपर होगा उनका, जनरल वेस्ट, इंग्लिश, टेस्ट ऑफ ट्रांसलेशन, टेस्ट ऑफ हिंदी इंग्लिश वोकेबलरी, ये ऐसे वैसे जो भी है इनका ही रहेगा। ठीक है, एंड फिर आ जाते हैं इनके लिए, जो हो गया वो हो गया एप्लीकेबल फॉर ऑल कैंडिडेट अपीयर इन ऑन देयर ओन एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पे जो जो आइडेंटिफिकेशन चाहिए वो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा, बायोमेट्रिक डेटा, इंटरव्यू। ओके, अब पार्ट सी पे आ जाते हैं। तो जो यहाँ पे इंटरव्यू भी है सर, जो भी जर्नलिस्ट कैटेगरी स्पेशलिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनका सेकंड होने के बाद में जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका जो है इंटरव्यू भी होगा। और इंटरव्यू के टाइम पे आपका पूरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो भी सब होता है, वो सब को चीज़ें यहाँ पे होगी। और इंटरव्यू के उन्होंने मार्क्स नहीं दे रखे। कैटेगरी में जनरल स्ट्रीम। ओके, दे शुड बी इंडिकेटेड। ठीक है, आइडेंटिफाइड वेरिफिकेशन इन्होंने कुछ दे नहीं रखा कि कितने मार्क्स का होगा क्या होगा, वो देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से 100 मार्क्स का ही होगा, अभी देख लेते हैं। फाइनल सिलेक्शन के लिए उन्होंने बोल रखा है कि ओके, द वेटेज ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू विल बी 80-20। ओके, तो इंटरव्यू का 20% रहेगा और मेंस एग्जामिनेशन का 80% रहेगा। मार्क्स यहाँ पे नहीं दे रखे हैं इन्होंने, इंटरव्यू के कितने मार्क्स लेंगे। और हैव बिन पब्लिश्ड ऑन, यहाँ पे आ गया है ये नोटिफिकेशन का दे रखा है। अब फीस की बात कर लेते हैं। SC ST PWD कैटेगरीज के लिए 250 है, बाकी सबके लिए 1000 रुपीज़ है, जिसमें GST इंक्लूसिव ऑफ GST। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मनी लगेगा आपका 1000 रुपीज़ ही लगने वाला है। ठीक है, जैसे कि जब अपन ने UIIC का देखा था तो उसके अंदर GST अलग से लगा था, बट इसके अंदर नहीं है, इंक्लूसिव ही है, एप्लीकेशन फी इंक्लूडिंग इंटीमेशन चार्जेस। एग्जामिनेशन सेंटर्स देख लेते हैं, यहाँ पे सारे सेंटर्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, जो जो सेंटर आप लेना चाहो वो आराम से आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और फिर अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पे सेंटर्स हो गए और फेज़ सेकंड के लिए भी यहाँ पे आपको सेंटर्स दे रखे हैं। एंड राजभाषा के लिए आपको दे रखा है, हाउ टू अप्लाई बता रखा है, वो आपको पता ही है, बाकी मैं बता दूंगा आपको। एप्लीकेशन प्रोसीजर दे रखा है, पेमेंट एंड फीस का दे रखा है, गाइडलाइंस फ़ोटोग्राफ्स वगैरह के लिए दे रखी हैं आपको। एंड यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन जो दे रखी हैं उनके अंदर जो एग्ज़ाम किस तरीके से अटेंड करना है वो आपको दे रखा है। और इन केस ऑफ एनी डिसिप्लिनरी, ठीक है, फॉर्मल सर्टिफिकेट कैन बिलोंग्स SC एंड ST इन सपोर्ट ऑफ क्लेम। अगर वो क्लेम करना चाहते हैं तो वो ये फॉर्म भर के दे सकते हैं। SC ST के लिए यहाँ पे दे रखा है, फॉर्मल OBC के लिए यहाँ पे ये फॉर्म दे रखा है, ये आपके बाद में काम में आएगा। और सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी है तो ये आपको भर के देना पड़ेगा। एंड भर के लेके जा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डिसेबिलिटी का दे रखा है, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, ये सारे फॉर्म्स वगैरह दे रखे हैं। ठीक है, तो अब अपन समराइज़ करते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उन सबको। ठीक है, जो कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे समराइज़ एक बार अपन कर लेते हैं। ठीक है, कि क्या पोस्ट थी, कितनी थी, जो इम्पोर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, सो यहाँ पे एक समराइज़ करते हैं अपन लोग इस चीज़ को। यार यहाँ पे मेरे को
मार्कर का एक निकालना पड़ेगा, 1 सेकंड मेरे को दो, है ना। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनके बारे में, एंड क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे देखो क्या क्या होने वाला है। एक तो पॉइंट हमने ये देखा था, इसको मूव नहीं कर सकते क्या यार, मूव हो ही नहीं रहा है, ठीक है, लीव इट, ठीक है। एक तो पॉइंट हमने क्या देखा था, सबसे पहला पॉइंट तो यही था कि जो एग्ज़ाम की जो फॉर्म फिलिंग की डेट्स है वो कहाँ से है, 2 जनवरी को स्टार्ट हो चुकी हैं वो, और आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी है कब की है आपकी लास्ट डेट, 1 सेकेंड, आपकी लास्ट डेट जो है वो है आपकी 22 जनवरी, ठीक है। तो 22 जनवरी तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना यहाँ पे वो ये है कि आपकी जो एज है वो मिनिमम 21 होनी चाहिए, और आप 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं हो चाहिए। रिलैक्सेशन आपको जो है वो दे रखे हैं यहाँ पे। थर्ड पॉइंट पे बात कर लेते हैं, इसमें प्रीलिम्स होगा आपका, आपका मेंस भी एग्जामिनेशन होगा, और फिर आपका इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। और प्रीलिम्स जैसे नॉर्मल बैंक एग्ज़ाम्स के होते हैं वैसे ही होगा, मेंस में जैसे पीओ का होता है वैसे ही होगा, और इंटरव्यू भी है आपका। फोर्थ बात कर लेते हैं, 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड रहेगा जो कि 12 मंथ तक एक्सटेंड भी हो सकता है, और इसके बीच में आपको लाइसेंसिएट एक एग्ज़ाम होता है जो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है, वो आपको यहाँ पे, या इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है जो मतलब उसको पास करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और फाइव जो आपका प्रोबेशन पीरियड है वो एक्सटेंड भी हो सकता है अगर आप नहीं पास कर पाते हैं एग्ज़ाम तो। फिफ्थ पॉइंट जो आपकी सैलरी का होता है वो 85,000 ग्रॉस आपको सैलरी मिलेगी, क्योंकि बेसिक जो है वो 50,900 बेसिक है इसका। काफ़ी हैंडसम, काफ़ी काफ़ी गज़ब वाली सैलरी है यार। अब इस गज़ब वाली सैलरी के साथ में इसके कॉन्स भी आते हैं। अगर आप रिज़ाइन करते हैं एट द टाइम, अगर आप 6 महीने से पहले रिज़ाइन करते हैं, प्रोबेशन से पहले, 6 महीने के प्रोबेशन से पहले, तो आपको जो जितनी आपने सैलरी ली है जितनी भी, उसके अलावा आपको 25K जो है, 25,000 जो है वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आप प्रोबेशन के बाद में 6 महीने के बाद में अगर करते हैं तो उस टाइम पे आपको ये 25,000 एक्स्ट्रा पे नहीं करना। बट आपने जितने भी टाइम की सैलरी ली है, 8 महीने की, 9 महीने की, टोटल कंप्लीट सैलरी आपको उनको वापस, ग्रॉस सैलरी पूरी की पूरी आपको उनको वापस करनी पड़ेगी, और यही इनकी बॉन्ड अमाउंट है। तो आप कहीं पे रह रहे हो, कुछ खर्चा कर रहे हो, तो उससे मतलब नहीं है। आपकी जितनी भी सैलरी आई होगी, अगर आपको ये है कि हाँ मुझे, हाँ, और बॉन्ड पीरियड इनका 4 ईयर्स का है, ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना। तो 4 ईयर्स का बॉन्ड पीरियड है, ये आप ध्यान में रखना। यहाँ पे अपनों को जो जितने भी वैकेंसीज़ थी वो बता दी मैंने आपको, 130 जर्नलिस्ट की वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया। और 60% जो है, एक और चीज़ जो यहाँ पे अपन को लिखनी इम्पॉर्टेंट है, आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% होने चाहिए, ओके। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है। और 9 पॉइंट्स अपन ने यहाँ पे समराइज़ कर लिए हैं, और इसके अलावा तो आई थिंक मैंने सारा समराइज़ कर दिया आपको। डब्ल्यू का आप देख लेना इसके अंदर। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का मैंने आपको बता दिया। 80-20 का भी वो अपने कोई काम का नहीं है रेशो का, ठीक है। मेंस का वैसे रहेगा जैसे पीओ का होता है, इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा इसके बाद में। और फीस का मैंने आपको बता ही दिया, 1000 रुपीज़ रहेगी। और एग्ज़ाम सेंटर्स, तो ये 9 पॉइंट जो बेसिकली हैं अपने, इन ये 9 पॉइंट में सब कुछ समराइज हो जाता है, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये ही है कि आपके जो डेट्स हैं, आपकी जो क्या कहते हैं मार्क्स हैं, मतलब आपके 60% मिनिमम ग्रेजुएशन मार्क्स होने चाहिए। बॉन्ड जो है वो आपका पीरियड 4 ईयर्स तक रहेगा, उसमें क्या क्या होगा आपको अलग से नहीं पे करना। आपको जितनी सैलरी मिलेगी आपको वो ही पे करना है। सैलरी बहुत अच्छी है। प्रोबेशन पीरियड आपको मैंने बता दिया, फॉर्म की फिलिंग डेट क्या है वो मैंने आपको बता दी, यही इम्पॉर्टेंट है। और प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, 3 फेजेस में ये एग्ज़ाम रहेगा। और जो जो प्रोफेशनल हैं उनके लिए एक अलग से मेंस में ही प्रोफेशनल टेस्ट भी रहेगा। सो ये हमारा NICL का पूरा जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन था वो हमने पूरा अच्छे से कवर कर लिया। अब इस चीज़ को आपको डिसाइड करना है कि आपको ये फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, ठीक है।
क्योंकि टोटल वैकेंसीज़ इतनी कोई ज़्यादा नहीं है। आप अगर आपको लगता है कि आप किसी प्रोफेशनल में बहुत अच्छे हैं, आईटी में अच्छे हैं, आप डॉक्टर हैं, लीगल हैं, एक्चुरियल, इन्फो आईटी, मतलब ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, तो आप फॉर श्योर इसके लिए जा सकते हैं। जर्नलिस्ट में अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए ठीक है, अच्छी यहाँ पे वैकेंसीज़ दे रखी हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, आप ट्राई करना चाहें तो। बट ओवरऑल ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने अपनी तरफ से सारा सब कुछ कवर कर दिया है इस वीडियो के अंदर। आपका जो भी नोटिफिकेशन था वो सब आपको बता दिया है मैंने, बॉन्ड के बारे में बता दिया है, सब कुछ चीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड प्लीज़ शेयर इट विद अदर पीपल यू नो, या जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्पफुल रहे, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट एंड आई होप कि आप सब लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, बाय।